हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर कॉन्ट्रैक्ट लॉ सीरीज, जिसमें हमने कंसिडरेशन की बात कर रहे थे। सो अगर हम बात करें, देखिए क्विक रिवीजन के साथ सेक्शन 24 पे आए। ये सेक्शन बस इतनी सी बात करता है, ये देखिए कहता है कि अगर एक कंसिडरेशन है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो या एक ऑब्जेक्ट हो, मल्टीपल कंसिडरेशंस हो, उनमें से कोई एक पार्ट भी अगर अनलॉफुल है तो हम पूरे के पूरे अग्रीमेंट को ही वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, जो हमने एक देखा ना, ऑल और नथिंग, अगर एक पार्ट भी है भाई अगर अनलॉफुल तो वो पूरा का पूरा वॉइड एब इनिशियो कंप्लीटली वॉइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक कर लिया था कंसिडरेशन के मामले में। हम आते हैं सेक्शन 25 में, जहां से हमें मेन आज स्टार्ट करना है। अब इस सेक्शन को डिस्कस करते हुए हमने कुछ चीजें पहले समझी थी, जिसको मैं एक क्विक रिवीजन से करा देती हूँ कंसिडरेशन के बारे में। तो कुछ पॉइंटर्स है पहले तो कि कंसिडरेशन क्या है। सबसे पहली चीज, कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ये दो चीजें। ठीक है, ये दो चीजें समझ लेंगे तो हमें आगे के लिए इजी होगा। तो कंसिडरेशन अब होता क्या है वही देखिए, जैसे हमने क्विड प्रो क्यो मैंने बताया था, क्विड प्रो क्यो। ठीक है, क्विड प्रो क्यो कहते हैं मैगजीन, जिसका मतलब है समथिंग फॉर समथिंग। मतलब अग्रीमेंट में कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसा देना, किसी चीज के बदले कोई चीज देना जिसकी कोई लीगल आई में, मतलब आईज ऑफ लॉ कोई लीगली उसकी कुछ वैल्यू हो, कुछ भी कोई वैल्यू हो उसकी। ठीक है, एडिक्वेसी से उसका मतलब नहीं है, पर लीगली वो वैल्यू रखता हो, वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। इट इज द प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर। ठीक है, प्राइस मतलब वही, ऐसे हमेशा नेसेसरी हम दाम की बात नहीं कर रहे हैं। प्राइस मतलब वो एक के एक्सचेंज में दी गई जो दूसरी चीज है वो। ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है। अब हमने देखा था कि कंसिडरेशन के डेफिनेशन हमने जो है कि तीन तरीके का होता है कंसिडरेशन। तीन तरीके के हो गए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके डेफिनेशन हमने समझी थी चीज के तीन तरीके के हो रहे हैं, डन और हैज done or has done from has abstained from doing, does or abstains from doing, and promises to do or abstains from doing। तो तीन तरीके के आ गए, उस हिसाब से हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब जैसा कि हमने डेफिनेशन से पढ़ा था सेक्शन के, करते हैं एक बार फिर से इन इस कंसिडरेशन को फिर से समझ लेते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। एक बार समझ, तो कंसिडरेशन सबसे पहले डिफाइंड कहाँ है, तो 2B में है। तो कंसिडरेशन को समझने के लिए चलते हैं सेक्शन 2D पे। 2D देखिए, तो क्या है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, so 2D, at the desire of the promiser, promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains, promises to do or abstain, something such as act or abstinence or promise is called consideration. So इस definition से हमारे पास essentials of consideration क्या आ गए,
ठीक है, एसेंशियल्स एक एक करके। सबसे पहले क्या है भाई, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। दूसरा, दूसरा क्या है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी और प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट, डन और डन और एब्सटेन्ड, यानी पास्ट, डज और एब्सटेन्स, promises to abstain, यानी फ्यूचर। ठीक है, ये तो हमें सिंपल से पता चला। अब क्या है, सच एक्ट और एब्सटिनेंस। एसेंशियल नहीं है, तो हमें इस सब में कंसिडरेशन है क्या कि प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी या कोई और इंसान है, प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी या कोई और इंसान ने कुछ किया हो या ना किया हो, कुछ करना है या नहीं करना है, या कुछ करने का नहीं करने का प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो उस एक्ट या ऑफ एब्सटिनेंस को इसमें क्या हो जाएगा, सच एक्ट एब्सटिनेंस इज इक्वल टू कंसिडरेशन। ठीक है, ये हो गया। अब आता है कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं, जो हमने पढ़ा कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंसिडरेशन जब भी होगा वो डिजायर की इच्छा पे होगा, डिजायर की इच्छा पे होगा, प्रोमिसर की इच्छा पे होगा, प्रोमिसर के डिजायर पे होगा, वो जब चाहेगा तब। मतलब मैंने जब कुछ कहा सामने वाले से, प्रोमिसर कौन है, जो कुछ कह रहा है, प्रपोजल रख रहा है। ठीक है, तो जब मैंने कहा उसके बाद ही तो कुछ होगा ना। प्रॉमिस कब बना, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, बनने के बाद। ठीक है, अब भाई मेरे कहे अनुसार, प्रॉमिस होने के बाद मेरे कहे अनुसार जब प्रॉमिसी कुछ करता है, उसे ही हम कंसिडरेशन कह रहे हैं। तो इसका, इससे हमें ये बात समझ में है कि कंसिडरेशन जब भी होगा वो एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर होगा, हमेशा। इसी चीज को, इसी चीज को कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन मतलब, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब ये है, द कंसिडरेशन, consideration must move, the consideration must move at the desire of the promiser। किसी और की इच्छा से नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स ये तो लॉजिकल भी है ना। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। जब प्रोमिसर की इच्छा के अनुसार प्रोमिसी कुछ करता है, प्रोमिसी या कोई और इंसान, देखिए कर कोई भी सकता है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन लिखा है। अब कोई भी इंसान मतलब ऐसा नहीं एब्सोल्युटली कोरिलेटेड ही ना हो, एकदम एक दूसरे को जानते ही ना हो। एनी अदर पर्सन का मतलब है जैसे उसका भाई, उसका रिलेटिव, उसका दोस्त, उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसके बिहाफ पे कोई भी कर सकता है वो। लेकिन किसके डिजायर पे, डिजायर हमेशा प्रोमिसिव की होगी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया। अब हमें टाइप समझ में आया। पहली चीज तो ये प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन हो गया। दूसरा, टाइप्स,
अभी तक हमें टाइप्स क्लियर हो चुके हैं, 3 टाइप के हो गए। और क्यों है ये भी हमें समझ में आ गया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है यहाँ से। ये हो गया 3 तरीके का। तो ये होता है कंसिडरेशन। इतनी बात होपफुली आई एम होपिंग कि क्लियर है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ भी लेना देना, कुछ भी प्रोमिसर की इच्छा के अनुसार जब प्रॉमिस ही करता है तो उसे कंसिडरेशन कहे, और वो 3 तरीके के हो गए। ठीक है, यहां से ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं सेक्शन 25। देखिए सेक्शन क्या है। अब ये तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कंसिडरेशन, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा, देखिए इस सेक्शन में पहली लाइन क्या लिखी है, सेक्शन 25 की पहली लाइन क्या कह रहा है, अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। ठीक है, मतलब सेक्शन 25 से पहली चीज जो हमें पता चलती है वो ये है कि अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। विच मीन्स क्या मतलब हुआ, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब तो यही निकला, दिस मीन्स नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वन थिंग मोर हियर दैट इज टू बी नोटिस्ड इज, हमने यहाँ पे अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन कहा है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन नहीं। क्यों? इफ यू ऑल कैन रिकॉल, हमने सबसे पहले कुछ क्लासेस में ये डिस्कस किया था कि अग्रीमेंट के साथ जब तक, अग्रीमेंट क्या है, अग्रीमेंट तो सिर्फ प्रपोजल एक्सेप्टेंस है। ठीक है, तो जब तक कंसिडरेशन जुड़ता नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे एसेंशियल ही फुलफिल नहीं हुआ, ये वॉइड हो गया ना, तो एसेंशियली नहीं फुलफिल हुआ, इसीलिए अग्रीमेंट टर्म यूज हो रहा है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि कोई कंसिडरेशन नहीं, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यहाँ क्या लिखा है, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। अग्रीमेंट के साथ कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड हो गया। वॉइड हो गया तो मतलब क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब अब ये सेक्शन क्या है, ये तो एक पार्ट हो गया इसका, पार्ट 1। अब आगे का, ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। इतना तक हमें समझ आ गया कि भाई अग्रीमेंट में जब अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड है। अब सेक्शन क्या कह रहा है, अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड और इज अ प्रॉमिस टू, अलग अलग करके देखते हैं। अनलेस, अनलेस आ गया मतलब यहाँ पे कंडीशंस लग गए। कंडीशंस का क्या मतलब है, ये इसके एक्सेप्शंस हो गए। एक्सेप्शंस लिखते हैं, कंडीशंस लगने का मतलब क्या है कि एक्सेप्शंस हो गए ना, इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में क्या है, 3 एक्सेप्शंस देखिए, एक बार बेरा से देख लेते फिर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अनलेस, ठीक है, मतलब अनलेस कह लीजिए एक्सेप्ट। पहला, इट इज इन राइटिंग, फर्स्ट राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। ठीक है, पहला क्या हो गया, अनलेस इज एक्सेप्ट इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, मतलब राइटिंग में हो, रिटन में हो और रजिस्टर्ड हो तब तो होगा। इज अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर समथिंग डन और इज अ प्रॉमिस समथिंग डन, ये हो गया सेकेंड। कोई चीज क्या कह रहा है, प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट समथिंग डन, मतलब कुछ किया जा चुका है, कोई चीज जो पहले की जा चुकी है उसको कॉम्पनसेट करने का प्रॉमिस, यही तो कह रहा है, अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर समथिंग डन। ठीक है, कोई काम ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए प्रॉमिस। या थर्ड, अ प्रॉमिस टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन, ये हो गया थर्ड। मतलब लिमिटेशन लॉ से, लिमिटेशन एक्ट से बार्ड हो गए डेट, बार्ड हो गए डेट, मतलब ऐसे डेट्स, डेट क्या होते हैं, तो किसी किससे पैसा लिया उधार, तो उसको चुकाने का, पैसे को चुकाने का एक सर्टेन टाइम भी होता है,
वो चुकाए जाने वाला जो पीरियड है वो खत्म हो चुका है। तो जब जैसे जिस को पेमेंट रीपे करेगा, भाई आप किसी से लोन ले, ठीक है, उसको रीपे करोगे, सिंपल सी चीज है। तो रीपे करोगे तो ये जो होता है विद इन अ सर्टेन पीरियड होता है। अब ये पीरियड कितना है, ये लिमिटेशन एक्ट में है, ठीक है। ये जो पीरियड है, अलग अलग सिनेरियोज में पीरियड कितना होगा, ये लिमिटेशन एक्ट का है। तो अब ये है कि अब मान लीजिए इस पीरियड में पेमेंट नहीं हुआ, इस पीरियड में नो पेमेंट, जो पीरियड था उस पीरियड में कोई पेमेंट नहीं हुआ, तो क्या ये पैसा कभी नहीं चुकाया जा सकता? फिर भाई जिसने दिया पैसा उसको तो लॉस हो गया ना, जिसने दिया उसका तो लॉस हो गया, उसने तो भरोसे से दिया था डेट, लेकिन उसको तो लॉस हो गया। जो क्रेडिटर है उसको तो भाई हो गया नुकसान ना, भाई मेरा पैसा तो गया। तो यहाँ क्या होगा, ऐसे लोन जिनको की चुकाने का पीरियड ओवर हो गया, खत्म हो गया, इनको कहते हैं टाइम बार्ड डेट्स। बार्ड मतलब बार से, बार मतलब बंद हो चुका है, ठीक है, समय सीमा जो है वो खत्म हो चुकी है, टाइम समय बार्ड बंद, सीमा खत्म हो चुकी है पैसे चुकाने की। तो इनको ऐसा जब पैसे रिटर्न करने का जो रीपेमेंट पीरियड है वो खत्म हो गया जिनके लिए, वो हो गया टाइम बार्ड डेट्स, उन्हें कह रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे अग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन है वो वॉइड है, ये हमें फर्स्ट पार्ट बताता है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ये तीन exceptions दे रहा है, unless it is in writing or and registered, a promise to compensate for something done, a promise to pay a time bar debt, ठीक है। अब आ जाते हैं एक एक करके इसको समझते हैं डिटेल में। अब आ जाते हैं इसमें, हमने अभी तक कॉन्सेप्ट क्या क्या समझ लिए, देखिए हमने चीजें समझ ली, क्या क्या समझा अभी तक, कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है, टाइप्स इसके क्या है, ये सारी चीजें हमने सेक्शन का भी बेसिक समझ लिया, ठीक है। अब हमें इससे समझना है, हमने देखा पहला पार्ट क्या था कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है। कोई नो अग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अग्रीमेंट के साथ कंसिडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब हमने इसके तीन एक्सेप्शंस देखे कि भाई तीन एक्सेप्शन होते हैं, अब वो एक्सेप्शंस क्या है इसे समझते हैं। सबसे पहला जो था, सबसे पहला क्या होता है, पहला क्या था, मस्ट बी राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, रिटन में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, यहाँ लिखने लिखा हुआ है, रिटन में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब ये इसको समझे, रिटन में और रजिस्टर्ड कब है, तो ये अग्रीमेंट्स ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन से बनाए जाते हैं। क्लोज नियर रिलेशंस होता है, नियर रिलेशनशिप, देखिए नियर रिलेशनशिप जो है इनमें ऐसे जैसे स्पाउस पेरेंट चाइल्ड ये सब, मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, या अगर फादर अपने बेटे को कुछ दे रहे हैं, तो कोई कंसिडरेशन नहीं है। If a father decides to give his car to his son, कोई कंसिडरेशन नहीं है, he just gives it, ठीक है। तो वहां पे भी अग्रीमेंट हुआ, वो दे रहे हैं, लेकिन वो अग्रीमेंट जो है वो वैलिड है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन नहीं है लेकिन वो वैलिड एग्रीमेंट है। तो जब कोई नियर रिलेशनशिप में, तो कोई लोग जो आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, नियर रिलेशनशिप्स में है, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, वो कैसे क्लोजली कैसे रिलेटेड है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन टर्म, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्या आता है भाई, इमोशनल बॉन्ड, इसको ऐसे कहते हैं रिलेशनशिप्स आउट ऑफ, जनरली जो होता है रिलेशनशिप्स आउट ऑफ, रिलेशंस आउट ऑफ ब्लड एंड मैरिज, रिलेशंस आउट ऑफ ब्लड एंड मैरिज, जैसे स्पाउस का हो गया, ये मैरिज से हो गया, पेरेंट चाइल्ड सिबलिंग्स, ये सारे रिलेशन ये सब
ब्लड रिलेशंस हो गए। तो ऐसे इन सारे रिलेशंस को हम नियर रिलेशनशिप्स कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दीज रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एक दूसरे के लिए, एक भाई बहन से प्यार करता है इसलिए वो उसको कुछ देता है, नॉट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, कोई कंसिडरेशन नहीं है वहां पे, पर वो वैलिड है। वैसे ही हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ दे रहा है, वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ दे रही है, तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, बट द थिंग इज वैलिड। इफ अ वाइफ गिव गिव्स समथिंग टू द हस्बैंड, ठीक है, तो वो वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, इवन विदाउट कंसिडरेशन। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग इन रिटर्न। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? समथिंग फॉर समथिंग, द वैल्यू ऑफ समथिंग। कंसिडरेशन क्या है? वही तो है यहाँ पे, लेकिन कोई एक्सचेंज में चीज नहीं मिल रही है। It's just that the thing is valid, the agreement is valid because the relationships are such that they are related to each other by emotional bond. ठीक है, ये चीज है। पर ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स में भी अगर मान लीजिए मैंने सिर्फ कह दिया कि मुझे मेरे भाई को मेरी कार देनी है, ठीक है, मैं तुम्हें मेरी कार, भाई मुझे बिकॉज आई लव यू अ लॉट, मैं तुम्हें अपनी कार देती हूँ, ठीक है, दिया, पर इज दैट वैलिड? नो। इवन दो हमने पढ़ा था, जब हम अग्रीमेंट्स पढ़े थे उसके टाइम में, ओरल अग्रीमेंट्स, ठीक है, ओरल एग्रीमेंट्स वैलिड है, हमने ये भी देखा था। लेकिन क्या होता है, ओरल एग्रीमेंट्स भी तब वैलिड है जब कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स फुलफिल करते हैं। वहां पे जब कंसिडरेशन है, सब कुछ है, तब जाके वो वैलिड होंगे। यहाँ पे मेरा सिर्फ कह देना, ठीक है, अग्रीमेंट हो रहा है लेकिन कोई कंसिडरेशन है नहीं, कंसिडरेशन तो है नहीं, तो सिर्फ कह देना वैलिड नहीं हो जाएगा। पर हाँ, इसी चीज को जब रिटन में और रजिस्टर्ड करा दिया जाए, रजिस्ट्रेशन इसका हो जाए, तो देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। I giving my car or my property to my brother or to my mother without anything in exchange is an absolutely valid contract if it is in written and registered. ठीक है, ये हो गया पहला एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वन। दूसरा दूसरा क्या है, देखिए, पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। अब यहाँ एक चीज आती है, हमने टाइप्स पढ़ा था जो उसका, कंसिडरेशन के टाइप्स, उसका काम आपको यहाँ दिखेगा। टाइप्स पढ़ा था हमने तीन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी पुराना है, सबको पता है, बहुत ही पुराना है, आप सब जानते हो ऑलरेडी। तो हमने ये प्रोविजंस जो हैं, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली? हमने इंग्लैंड से ली, ये भी पता है सबको। इंडियन में देयर इज दिस कॉन्सेप्ट, पास्ट कंसिडरेशन। हम जब तीन टाइप के अगर कंसिडरेशन देख रहे हैं, हमारा सेक्शन अगर मेंशन करता है, अंडर 2D दिया है तीन तरीके के कंसिडरेशन, मतलब तीनों वैलिड है, वरना इनवैलिड चीज तो लिखी नहीं होगी पैराग्राफ में, एक्ट में। तो अगर तीन तरीके की कंसिडरेशन दे रहा है, मतलब ये तीनों टाइप के कंसिडरेशन वैलिड है। लेकिन कॉन्ट्री टू दिस, इंग्लैंड में पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। मतलब पास्ट कंसिडरेशन को कोई वैलिड नहीं मानता, मतलब पहले ही हो चुका है तो नहीं, वो नहीं वैलिड है। लेकिन या इंडिया में वैलिड है। अब इसी पास्ट कंसिडरेशन के बारे में, यही पास्ट कंसिडरेशन इस एक्सेप्शन में बात की गई है। कैसे, देखिए, a promise to compensate someone who has already acted for the promiser। क्या कह रहा है सेक्शन, कि भाई एक प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट, ठीक है, ये तो फ्यूचर हो गया, ये तो फ्यूचर हुआ ना, प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट, ये फ्यूचर है, ठीक है। Someone who has already acted for the promiser, acted for the promiser। तो क्या है, हमने कंसिडरेशन के डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, वही चीज हुई। प्रोमिसर के लिए कोई काम पहले ही कर चुके हो, तो मतलब ये जो एक्ट है जिसकी बात कर रहे हैं, दिस एक्ट, ये कंसिडरेशन नहीं हुआ। हमने टाइप में यही तो देखा कि भाई, उसके डेफिनेशन में यही चीज तो देखी कि भाई डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के कहने पे की जा रही है। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई, चलिए इस बात को फिलहाल हटा दें कि कोई कॉम्पनसेट करने का एक प्रॉमिस, ठीक है, एक वादा कि कॉम्पनसेट किया जाएगा किसी को,
who has already acted for the promiser, मतलब कंसिडरेशन पहले ही हो चुका है, ये तो कंसिडरेशन हो गया, और क्योंकि ये पहले हो चुका है तो पास्ट कंसिडरेशन हो गया, हो गया पास्ट कंसिडरेशन। इसमें मैंने कहा इसमें पास्ट कंसिडरेशन की बात करी है, तो पास्ट कंसिडरेशन के केस में किसी इंसान का जिसके लिए क्या है, मतलब जो प्रोमिसर है, पास्ट कंसिडरेशन के केस में प्रोमिसर अगर प्रोमिसी को कॉम्पनसेट करने का प्रॉमिस करता है, वादा करता है, ठीक है, मतलब प्रोमिसर ने अपना पार्ट पहले ही कर दिया, अपना कंसिडरेशन पहले ही कर दिया है, ठीक है। अब जो प्रोमिसी प्रोमिसी जो है उसने पहले ही अपना काम कर दिया है, लेकिन अब बाद में प्रोमिसी का पार्ट पहले होने के बाद जब प्रोमिसर कहता है कि भाई ठीक है, उसके कंसिडरेशन होने के बाद में कि आई कॉम्पनसेट यू फॉर द थिंग दैट यू डिड, आपने जो किया उसके लिए मैं आपको कुछ दूंगा, ठीक है, अगर ये प्रॉमिस करता है, अगर नहीं किया तब तो कोई नहीं। जैसे कि एग्जांपल इसको समझते हैं, मान लीजिए कि हमने जब एक अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस समझ रहे थे, तो हमने एक एग्जांपल से समझा था, मुझे याद है क्लियरली, हमने डिस्कस किया था क्लास में कि मान लीजिए एक इंसान पानी में डूब रहा है, ठीक है, इंसान पानी में डूब रहा है, कोई पासर भाई है वहां से गुजर रहा है, उसके पास दो ऑप्शन है, वो उसे बचा सकता है या नहीं बचा सकता है। तो क्या वो नहीं बचाता है तो वो लीगली उसके लिए लायबल है? नहीं, नहीं। क्यों? द आंसर इज क्योंकि वो एक मॉरल ड्यूटी है, बचाना चाहिए, ठीक है, मॉरल ड्यूटी है, आपको करना चाहिए बिकॉज इट्स अ गुड डीड। कोई डूब रहा है, किसी को मरते आप सामने देख रहे हो तो उसे बचाना चाहिए, लेकिन क्या ये एक लीगल ड्यूटी है? नहीं। आप उसे नहीं बचा रहे हो तो आप कोई अनलॉफुल काम कर रहे हो? नहीं। हाँ, उसे मरने में और अगर हेल्प कर देते हो कि भाई जाके और कुछ ऐसा इंश्योर करते हो कि वो डूब जाए, वो अलग बात हो गई, लेकिन उसे नहीं बचा रहे हो अगर, तो कोई अनलॉफुल काम नहीं कर रहे हो। लेकिन मान लीजिए इसी केस में कि ठीक है, सामने वाले ने अपनी मॉरल ड्यूटी समझ के, किसी ने बोला नहीं भाई, उसने देखा कि इंसान डूब रहा है, ऐसे से करके वो बोल भी नहीं पा रहा है, अपना हाथ उठा के सिर्फ लोग से हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उस केस में जो पासर भाई था, भाई बहुत ही भला इंसान, दिल का अच्छा इंसान, उसने सोचा कि मदद करनी चाहिए किसी की, मुझे तो स्विमिंग भी आती है, अगर मेरी मदद से किसी की जान बच जाए तो क्यों नहीं, ठीक है, तो कूद गया पानी में। अब भाई उसने तो मॉरल ड्यूटी समझ के आपकी मदद की, खींच के निकाला, जान बचाई, जान बचाई, उसने उसको बाहर निकाला, तो भाई उसने तो अपना पार्ट कर दिया, सेव्ड लाइफ, ठीक है, उसने अपना पार्ट कर दिया, प्रोमिसी सेव्ड लाइफ। किसका किया? किया तो प्रोमिसर का ही, वो हाथ ऐसे से कर रहा था, जाने की कोशिश कर, तो किया किसके लिए? प्रोमिसर के लिए ही तो किया, तो किस वो प्रोमिसी हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रोमिसर के लिए किया तो जो करने वाला है वो प्रोमिसी हो गया, तो प्रोमिसी सेव्ड लाइफ पहले प्रोमिसी ने कर गया, ये हो गया उसका पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है, ये हो गया। अब ये बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि प्रोमिसर के पास दो चीजें, अब उसने तो भाई अपना काम कर दिया, अब वो जाने लगा वापस, बाहर निकाल के उसकी मदद करके कि भाई अपना ख्याल रखो, ऐसे मत करो, इसे समझा के, और उसे जाने लगा, जो प्रोमिसी था वो जाने लगा। तो अब प्रोमिसर क्या कर सकता है? भाई देखो, अगर थोड़ा सा मीन इंसान होगा तो सोचेगा ठीक है, मेरी जान बच गई, मुझे क्या, या अगर वो भी काइंड हार्टेड है तो उसे लगेगा कि इसने मेरी जान बचाई है, मेरा फर्ज बनता है कि इसे कुछ तो मैं अपनी तरफ से छोटा सा इसी पर इसे प्रेजेंट दूं, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती हैं कि या तो उसने उसे जाने दिया बिना कुछ बोले, थैंक यू बोल के, थैंक यू आपने मेरी लाइफ बचाई, चला गया प्रोमिसी, यहाँ खत्म हो गई चीज। या सेकंड केस ये हो सकता है कि उसने कहा कि मैं आपको, आपने मेरी जान बचाई है, आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं आपको इसके लिए कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, ठीक है, ये उसने कहा, ये कहा कि मैं आपको जरूर इसके लिए कोई गिफ्ट दूंगा, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये उसने कह दिया, क्योंकि अब उसने कह दिया तो वो अपनी बात से बाउंड हो, उसे फिर उसे जो रिवॉर्ड है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अब प्रॉमिसी, और अगर नहीं देता है, अगर नहीं, तो यहाँ पे ये क्या है कि अगर उसने जब कह दिया ये करने के लिए, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब अगर नहीं देता है तो प्रोमिसर की लाइबिलिटी बनेगी फिर। तो वही कह रहा है, अब प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट, प्रॉमिस करना, who has already acted for the promisor is valid, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वैलिड मतलब क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ
कब? द सर्विस वॉज डन वॉल्यूंटरीली, हाँ करेक्ट, वॉल्यूंटरीली किया गया था। वो ऐसे से मदद मांग जरूर था, जैसे हाथ निकाल के कर रहा था, लेकिन इस थोड़ी उसको खींच के लेके आया। अब वॉल्यूंटरी में है कि वॉल्यूंटरी में उसने अपनी मर्जी से किया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई उससे किसी ने कहा, किसी ने उसे कंपेल किया, किसी ने उससे, या प्रोमिसर नहीं आके मदद मांगी, नहीं वो एक जनरल ऐसे हाथ निकाल के बस एक हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा था, उससे किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की जाके इंडिविजुअली। तो वॉल्यूंटरी सर्विस होनी चाहिए, वॉल्यूंटरीली मतलब वॉल्यूंटरी सर्विस, यही ये चीज तो यही कह रही है ना, देखिए द सर्विस वाज वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। अब अब ये हो गया, तो इस केस में क्या होगा, प्रोमिसर वाज लीगली कंपेलेबल टू डू दैट एक्ट, हो जाएगा इज लीगली कंपेलेबल, मतलब अब जब उसने वादा कर दिया है तो उसे फिर इसीलिए क्या है, इज वैलिड, अब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब भाई उसे पूरा करो, नहीं करोगे तो फिर आपने गलत किया है, आपकी लाइबिलिटी बनेगी, प्रॉमिस उस पर केस कर सकता है फिर। मैंने मांगा नहीं, मैंने पूछा नहीं, मैंने तो भाई मेरी ड्यूटी समझ के तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने मुझसे कहा था, तो तुम बाउंड हुए इससे, तो नाउ दैट यू आर बाउंड यू हैव टू फुलफिल व्हाट यू सेड, ठीक है। तो बस ये यही कह रहा है, ये जो एक्सेप्शन है, सेकेंड एक्सेप्शन, पास्ट, देखिए पास्ट वॉल्यूंटरी सर्विस, वॉल्यूंटरी सर्विस है, पास्ट में किया गया है, ठीक है। पास्ट वॉल्यूंटरी सर्विस मतलब पास्ट किया, इसीलिए ये है पास्ट कंसिडरेशन, मतलब आपने वॉल्यूंटरीली, वॉल्यूंटरीली मतलब किसी ने कहा नहीं आपसे, प्रोमिसर ने आके आपसे नहीं कहा था, आपने वॉल्यूंटरीली प्रोमिसर के लिए अगर कोई काम किया है, फॉर द प्रोमिसर, वॉल्यूंटरीली प्रोमिसर के लिए अगर कोई काम किया है तो वो पास्ट कंसिडरेशन हो जाएगा, अगर वो पास्ट कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। और उसके बदले, इन एक्सचेंज ऑफ दैट, उसके बदले अगर प्रोमिसर आपसे प्रॉमिस करता है कि आपको कॉम्पनसेट करेगा, कुछ देगा, अगर ऐसा प्रॉमिस करता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड देन द प्रोमिसर इज बाउंड बाय दैट, द प्रोमिसर इज लीगली बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए एक दूसरा इलस्ट्रेशन, टू फाइंड द लॉस्ट वॉलेट, ठीक है भाई आपको मिला खोया हुआ, आपने लौटा दिया, यू रिटर्न इट वॉलेंटरीली, ठीक है, रिटर्न इट, आपने, आपको मिला, आपने उसमें फोटो देखी, फोटो के पीछे एक नाम भी लिखा होता है, नाम और कांटेक्ट नंबर लोग अक्सर करते हैं कि ये चीज कोई तो मिल जाए, तो आपने क्या किया कि उस नंबर पे कांटेक्ट किया और बोला कि मुझे आपका पर्स यहाँ गिरा हुआ मिला है, तो उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच भाई, आप प्लीज मुझे पहुंचा देंगे, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। आपने क्या किया कि आप कोई भी पर्स थी, आप ले जाके उसको ओनर को देना सही समझा, ठीक है। अब ये जो किया, ये आपने वॉलंटरली किया, आपको पर्स मिली, आपने अप्रोच किया, आपको देना था, ये वॉलंटरी था, सामने वाले ने नहीं पूछा था आपसे, आपसे मदद नहीं मांगी थी, वॉलंटरी सर्विस, पास्ट वॉलंटरी, आपको मिला, आपने पूछा, पास्ट वॉलंटरी सर्विस, पास्ट कंसिडरेशन हो गया। अब इसके एक्सचेंज में अगर सामने वाला बोलता है, जब आप देने जाते हो, सामने वाला बोलता है कि ये लीजिए, उस पर्स मान लीजिए 5,000 रुपए थे, बोलता है कि मैं इससे बहुत खुश हूं, मैं आपसे, आप, आई एम रियली थैंकफुल, आप बहुत ही अच्छे इंसान है, वरना कौन ऐसे करता है, मेरा रोड पे वॉलेट गिरा हुआ था, आप चाहते तो मुझे नहीं बताते, या इसके सारे पैसे रख सकते थे, पर आपने छुआ तक नहीं मेरे पर्स में जो कुछ भी था, और उसमें रखे हुए सपोज 5,000 रुपए रखे, तो उसने निकाल के पूरी दे दी कि मैं आपको अपनी तरफ से ये देना चाहता हूँ, ठीक है। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर वो कॉम्पनसेट कर रहा है वहां पे, या कहता है अगर कि रुकिए, बुलाया के देता है, रुकिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ एक्सपेंसिव दूंगा, ठीक है। अब उसने ये कह दिया तो वो इससे बाउंड है, वो उसे करना पड़ेगा, नहीं करने पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो जाएगा। नाउ द ओनर लेटर प्रोमिसेस टू पे यू 500 रुपीज, दिस प्रोमिस इज लीगली बाइंडिंग, मतलब पास्ट वॉल्यूंटरी सर्विस के लिए, यानी पास्ट कंसिडरेशन के लिए, इंपॉर्टेंट ये है वॉल्यूंटरी सर्विस है, नोबडी आस्क्ड फॉर इट, नोबडी क्या, पर्टिकुलरली द प्रोमिसर डिड नॉट आस्क फॉर इट, लेकिन दैट थिंग वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोमिसर, इसीलिए तो पास्ट कंसिडरेशन, क्योंकि हमने कंसिडरेशन में क्या कहा, भाई इट इज फॉर द प्रोमिसर सिंपली, तभी तो हमें समझ में आ रहा है ना, इसके डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि प्रॉमिस टू कॉम्पन समवन हु हैज ऑलरेडी एक्टेड फॉर द प्रोमिसर,
ठीक है, तो पास्ट कंसिडरेशन हो गया। अब इसके लिए अगर जो प्रॉमिसर है वो आपको एज कॉम्पनसेशन एज रिवॉर्ड कुछ देने का प्रॉमिस करता है, तो देन द promiser is bound by that contract, the parties are bound by that, it's a valid contract and the parties are bound by that। ठीक है, ये हो गया सेकंड एक्सेप्शन। तो यहां भी देखिए, ये हमने क्यों पढ़ा, पहले वाले में तो हमने देखा कि भाई आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन में तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, ठीक है, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है वहां पे। तो अब भाई a brother giving something to his sister या a mother giving something to his daughter, her daughter, तो हर सन कुछ भी, तो ये इन केसेस में तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, ये तो सिर्फ बिकॉज देयर इज एंडलेस लव, देयर आर इमोशंस, वो उस इमोशन की वजह से, उस फीलिंग की वजह से है, ठीक है, तो वहां पे तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। लेकिन सेकंड में क्या है, पास्ट कंसिडरेशन है, और ये हम पास्ट कंसिडरेशन क्यों पढ़ रहे हैं वॉइड के साथ, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब मैंने जैसे पहले ही बताया, इंग्लैंड में देयर इज दिस कॉन्सेप्ट दैट पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। तो अगर ये स्टेटमेंट आता, जो कि आता है, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, इंडिया में एप्लीकेबल है? नहीं, इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन एक वैलिड कंसिडरेशन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन 2 हमें ये बात बता रहा है। ये सेकेंड एक्सेप्शन। अब थर्ड, थर्ड क्या कह रहा है, देखिए, अ प्रॉमिस टू पे अ डेट दैट इज लीगली अनरिकवरेबल ड्यू टू द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन। ठीक है भाई, क्या है मतलब, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एक डेट, मान लो ए है, ए जो है वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब देने वाला पैसा, सी जो है इसने 5,000 रुपए लिए हुए, ये है डेटर, ये हो गया डेटर, ये है डेटर मतलब पैसा जिसने लिया है, ठीक है। अब 5,000 रुपए सी ने ले रखे थे, लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद, लिमिटेशन पीरियड के दौरान, इसको स्पेसिफिक पीरियड के दौरान सी को पैसे को रिटर्न करने थे ए को, ठीक है, ए को देना चाहिए था, मतलब डेटर को क्रेडिटर को पैसे वापस करने थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ए ने 2 बार 3 बार कहने की भी कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। मान लीजिए दोनों के बीच दोस्ती है, इसी वजह से, इसीलिए तो ए बैंक नहीं है, और इसने जाके अपने दोस्त से पैसे की मदद ली कि भाई अमाउंट छोटा है, मेरी मदद कर दो, मुझे जरूरत है, ठीक है, और दोस्ती को देखते हुए ए ने भी पैसे दे दिए, क्योंकि 5,000 रुपए की बात थी। अब दे तो दिए, लेकिन ए सी ने पैसे देने में आनाकानी करना शुरू कर दिया, पैसे दे ही नहीं, ए जब भी जिक्र करे, पैसे की बात करे, तो वो किसी न किसी तरीके से बात को टाल जाए, एक बार 2 बार 3 बार ये चीज हुई, धीरे धीरे करते करते द पीरियड ऑफ रीपेमेंट, द पीरियड जो लिमिटेशन पीरियड क्या है, लिमिटेशन पीरियड जो है, इसके केस में, डेट के केस में बात करें, वही है द पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट, ठीक है, ये है, यही है। तो अब क्या होता है कि भाई धीरे धीरे देखते देखते ऐसे पीरियड एक्सपायर कर गया, एंड लिमिटेशन पीरियड जो है वो लिमिटेशन लग गया, अब द डेट इज, अब ये पीरियड ओवर होने लगा, ये पीरियड ओवर हो गया, और इस पीरियड के ओवर होने के बाद, इस पीरियड के ओवर होने के बाद इस डेट को बोलते हैं टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट क्यों, समय, टाइम इज समय, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड क्या बता रहा है, समय ही तो बता रहा है, इतने पीरियड में आपको देना है, तो समय ने बार कर दिया, अब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। टाइम बार्ड डेट होने का क्या मतलब है, टाइम बार्ड डेट का मतलब नाउ द डेट बिकम्स अनरिकवरेबल, अब उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। भाई ये तो हो गया बड़ा नुकसान है को, जब भाई, क्योंकि द डेट इज नाउ बार्ड बाय टाइम, लिमिटेशन लग गया उस पे, तो भाई अब क्या है, भाई ये तो एक का लॉस हो गया, 5,000 रुपए मेरे तो गए, एक के तो चले गए ना, वो तो बोलेगा मैंने तो तुम्हारी मदद की थी ये सोच के कि तुम्हें जरूरत है तुम लौटा दोगे मेरे अच्छे दोस्तों, पर तुम तो मेरे पैसे ही रख लिए तुमने, तुमने तो लौटाया ही नहीं, ठीक है। अब अगर ये लिमिटेशन लग जाने के बाद टाइम बार डेट हो गया, अब अगर ये कोर्ट में जाता भी है, ठीक है, तो कोर्ट क्या बोलेगी, भाई कि भाई आपको पहले नहीं याद आया, अब हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, कोर्ट तो लॉस से चल रहा है, कि भाई जब लिमिटेशन लग गया है तो हम कुछ कर नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, तो हम क्या करें, आपने ना रिटर्न भी किया था पहले, ना कुछ कुछ था ही नहीं, तो आपने सिर्फ ओरल उस पर दे दिया, और अब लिमिटेशन भी लग चुका है, तो सॉरी आपका रिकवर नहीं करा जाता, लिमिटेशन अनरिकवरेबल हो गया डेट आपका, टाइम बार डेट है। तो यहाँ क्या हो सकता है,
अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये ऑप्शन है कि इन केसेस में, मतलब टाइम बार्ड डेट्स जो होते हैं इन केसेस में, अब अगर डेटर जो है मतलब सी, ठीक है, वो क्या करता है कि रिटर्न में लिख के, रिटर्न में एक प्रॉमिस करता है कि भाई एक सर्टेन डेट, मान लो 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में आई पे यू योर 5,000 रुपीज। ए को एक रिटर्न में प्रॉमिस करता है कि भाई आपको सर्टेन पीरियड के अंदर आपका डेट पेमेंट कर दिया जाएगा। रिटर्न में है ये, रिटर्न में और साइन करने के बाद, इट इज अ रिटर्न प्रॉमिस साइंड बाय द डेटर। रिटर्न में और साइन करके अगर डेटर ये कहता है, क्रेडिटर को बोलता है कि भाई ठीक है, नहीं आई पे यू योर मनी, इतने पीरियड में मुझे दे दो, मैं इतने में दे दूंगा। तो ये एक, ऑल्दो ये लिमिटेशन लग चुका है, टाइम बार डेट है, अब कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। लेकिन अब तो, पहले तो कोर्ट ने क्या कहते, यही तो कहा था ना कि भाई कुछ है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, आप कैसे आए हो हमारे पास, कुछ है ही नहीं, पहले ध्यान नहीं रहा, लिमिटेशन लग गया है, अब भाई कैसे रिकवर कराओ, ग्राउंड क्या है, कैसे कराऊं मैं, जब कुछ बचा ही नहीं तो अब जब ये मान लो ये नोट देता है भाई 3 महीने में आपको 5,000 रुपए आपके दे देंगे, नाउ ये जो इसका लिखना है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब, अब यहां ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मतलब पार्टी इससे बन गई, ठीक है, अब सी को 3 महीने के अंदर देना है पैसे क्रेडिटर को। नहीं, नहीं तो अब ये केस कर सकता है, ठीक है, यहां भी कोई कंसिडरेशन नहीं हुई, कुछ नहीं, क्या कंसिडरेशन है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, सिर्फ सी ने ए को एक नोट दिया, एक प्रॉमिस किया, रिटन एंड साइंड प्रॉमिस किया कि भाई आई पे योर मनी, इतने पीरियड दो मुझको, मैं आपको पैसे आपके जरूर दे दूंगा, ओनली या पार्टली, या तो एक बार में ही पूरा दूंगा या टुकड़ों में करके 2 बार में 3 बारी में, पर आई पे यू योर मनी। तो नाउ दिस प्रॉमिस, दिस रिटन प्रॉमिस नाउ बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। there's no consideration, as you can see there's absent of consideration, बट दिस प्रॉमिस नाउ बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और इसलिए अब अगर सी से बाउंड हो गया, अब अगर रीपेमेंट नहीं करता है तो इस पे केस किया जा सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 25 हमें यही 3 सिनेरियो देता है, जिसने की एग्जांपल दिया है, ए वाज डी रुपीज 1,000, ठीक है, पर द डेट इज 4 years old, 4 साल पुराना हो गया, 1,000 रुपए का था, 4 साल पुराना हो गया, बताइए, बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, वही अमाउंट के हिसाब से उसमें भी लिमिटेशन है, तो 1,000 रुपए का है, 4 साल पुराना हो गया। नाउ अब क्या हो भाई, अब लिमिटेशन से बाहर हो गया, टाइम बाहर हो गया, अब तो भाई इसको रिकवर कैसे करे, अनरिकवरेबल हो गया। अगर अब क्या करता है, ए साइंस अ रिटन प्रॉमिस टू पे ₹500 ऑफ दैट डेट, ही कैन लीगली एनफोर्स दिस न्यू प्रॉमिस। ये अब नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया और अब इसको रीपेमेंट इंश्योर कराया जा, एनफोर्स कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 जो है वो एक्सेप्शन है, सेक्शन 25 कंसिडरेशन के पूरे कॉन्सेप्ट से डिटेल में डिस्कस करता है। दिस सेक्शन हैज टू बी रेड ऑलवेज इन कॉन्सोनेंस विद सेक्शन 2D। जब भी देखिए लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में जब भी कंसिडरेशन की बात की जाएगी तो ये सेक्शन हमेशा साथ में लिखे जाएंगे, मतलब सेक्शन 25 रेड विद सेक्शन 2D। मतलब आंसर्स कैसे लिखेंगे, हमेशा जब भी लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पहले 2D को एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरीके से कि भाई इसमें क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन 2D में क्या है, उसके एसेंशियल्स 2D के क्या है, एसेंशियल्स को एक एक को डिस्क्राइब करना, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट, देन टाइप्स, 3 तरीके के, 3 टाइप के कंसिडरेशन दिए हुए हैं, उसके टाइप्स को समझाना। उसके बाद आएंगे सेक्शन 25 पे, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद सेक्शन 23 से भी रेफरेंस लिया जा सकता है। सेक्शन 23 क्या कहता है भाई, सेक्शन 23 कहता है कि कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए, अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। सेक्शन 23 बात कहता है ना कि कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। 24, 23, 24 ये सब मिला के लिखाएगा। 24 क्या कहता है, 24 कहता है कि भाई अगर एक पार्ट जो है वो भी मल्टीपल कंसिडरेशन में से एक पार्ट भी अगर अनलॉफुल होगा तो वो कंप्लीटली वॉइड हो जाएगा अग्रीमेंट, ठीक है। ये शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हुए 23, 24 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हुए उसके बाद मेनली आएंगे 25 पे। 25 एक पूरे कंसिडरेशन को डिटेल में डिस्कस करता है। 25 में सबसे पहले के 4 वर्ड में ही बता दिया कि बिना
कंसिडरेशन के तो अग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, वो तो वॉइड ही हो गया। अग्रीमेंट के साथ कंसिडरेशन नहीं तो वो वॉइड, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं। पहली चीज, पहले ये क्लियर कर दिया उसने कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद वो एक्सेप्शंस देता है, 3 तरीके के एक्सेप्शंस दे रहा है। 3 एक्सेप्शंस में, एक्सेप्शंस क्या मतलब है? इन एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि ये वैसे कंडीशंस हैं, वैसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन के नहीं होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो, क्योंकि जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल तो ये कह रहा है ना कि जहां कंसिडरेशन नहीं वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। ठीक है, लेकिन ये 3 जो एक्सेप्शंस हैं ये बता रहे हैं कि इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, दीज 3 सर्कमस्टेंसेस, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड डिस्पाइट हैविंग नो कंसिडरेशन। कौन से 3 सर्कमस्टेंसेस है? पहला, लव एंड अफेक्शन, इट हैज टू बी रिटन, इट हैज टू बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। रिटन में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। और नियर रिलेशंस में, क्लोज रिलेशनशिप्स में, क्लोज रिलेशनशिप क्या? अच्छा, अब क्लोज रिलेशनशिप क्या? ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो है ही है कि भाई मैरिज एंड ब्लड रिलेशन, जैसे हम कब से डिस्कस कर रहे हैं कि पेरेंट्स का, स्पाउस का, ये सारे रिलेशंस। लेकिन क्या ये कहीं लिखा है? नहीं। कितना नियर है ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? अब जैसे कहने को तो हस्बैंड वाइफ बहुत स्पाउस जैसे क्लोज रिलेशन है, रिलेशनशिप बाय मैरिज है, लेकिन डिसाइड कैसे होता है? बेस्ड ऑन फैक्ट्स होता है, केसेस पे ये कोर्ट डिसाइड करती है। अब जैसे मान लीजिए देयर इज अ कपल, ठीक है, बट वो जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हैं, तो क्या वो इसमें फॉल करेंगे नियर रिलेशनशिप्स में? नो, नहीं आएगा वो। तो वो कैसे रह रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। देर आर 2 सिबलिंग्स बट उनके बीच नहीं बनती है, वो बिल्कुल ही अलग रहते हैं, हमेशा से अलग रहे हैं, बिल्कुल उनके बीच कोई एब्सोल्युटली कोई बातचीत नहीं है फैमिलीज के बीच, तो क्या वो नियर रिलेशनशिप्स में आएंगे? नहीं। तो ये पॉइंट ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि रिलेशनशिप एक्चुअली नियर है, नहीं है, क्या है। ठीक है, देन द सेकंड एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? सेकंड एक्सेप्शन क्या कहता है? सेकंड एक्सेप्शन कहता है पास्ट कंसिडरेशन की बात करता है। अब पास्ट कंसिडरेशन, जब हम कह रहे हैं पास्ट कंसिडरेशन, फिर हम कैसे ये कैसे कह सकते हैं कि नो, कोई कंसिडरेशन है ही नहीं? वो रिलेटिवली कहा गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंग्लिश कॉन्सेप्ट ये है कि पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। तो उस रेस्पेक्ट में यहाँ पे है पास्ट कंसिडरेशन एक वैलिड कंसिडरेशन है, क्यों? क्योंकि हमें सेक्शन 2D बताता है। और उसी रेस्पेक्ट में कहा गया है कि जब पास्ट वॉलंटरी सर्विस है, कोई अगर करता है, एक इंसान अगर प्रॉमिस करता है, विच इज द पास्ट, जो कि कंसिडरेशन हो गया, तो उसके लिए अगर प्रॉमिसर कोई कॉम्पनसेट करने का उसको प्रॉमिस करता है, देन दैट प्रॉमिस बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड द पार्टीज आर बाउंड बाय दैट। ठीक है, द प्रोमिसर इज बाउंड बाय दैट, उसको वो देना पड़ेगा, वो जिस चीज कॉम्पनसेट करने का उसने प्रॉमिस किया। एंड देन द थर्ड, टाइम बार डेट। जब लिमिटेशन लग जाने के बाद अगर प्रॉमिसी रिटर्न में और साइन करके प्रॉमिस करता है प्रॉमिसर को कि भाई आई पे यू योर डेट, जो भी है जितना अमाउंट है आपका मैं आपको दे दूंगा, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये हो गया पूरा सेक्शन 25 का कॉन्सेप्ट। अब आता है क्वेश्चन इन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। ये भी हमने पहले डिस्कस किया है कि अब जैसे मैं मान लीजिए कि कोई चीज है, उसका अमाउंट है ₹10,000, ठीक है, कंसिडरेशन के तौर पे सिर्फ 100 रुपए दिए गए, टोटल अमाउंट पर कंसिडरेशन, ठीक है। तो भाई क्या जो प्रॉमिसर है वो ये नहीं कहेगा कि मेरी चीज 1,000 रुपए की है, टोकन अमाउंट है, मुझे कंसिडरेशन सिर्फ 100 रुपए दिए गए हैं, 10,000 की है, सिर्फ 100 रुपए दिए गए हैं, तो मैं तुम्हारे पेमेंट, पूरे पेमेंट का वेट क्यों करूं? अगर सामने वाली पार्टी मुझे एक बार में 5,000 रुपए दे रही है, दूसरी बार में जब मुझे आधा अमाउंट मिल रहा है, तुमने मुझे 100 रुपए दिए हैं, वाई शुड आई वेट फॉर यू? एडिक्वेट ही नहीं था, तो ये वैलिड नहीं है। अगर ये कहा जाए कि क्योंकि ये एडिक्वेट नहीं था इसलिए वैलिड नहीं है, तो क्या ये सही है? नो, ऐसा नहीं है। एडिक्वेसी का वैलिडिटी से कोई मतलब नहीं है। एडिक्वेसी, वैलिडिटी दो अलग चीजें। वैलिडिटी के लिए हमने देखा कि जो प्रिंसिपल्स हैं कि भाई इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर और मस्ट मूव बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है, यही है। लेकिन उसका एडिक्वेसी से कोई कनेक्शन नहीं है। एडिक्वेसी कुछ भी हो सकती है। एडिक्वेसी कहाँ आती है पिक्चर में? क्योंकि इतने पूरे सेक्शन में जब हमने पूरा डिस्कस किया, कहीं पे भी एडिक्वेसी का कोई जिक्र ही नहीं है। तो एडिक्वेसी का क्या काम है? एडिक्वेसी सिर्फ वहां काम में आती है जब
कोर्ट का काम आता है। अब मान लीजिए यहाँ पे इस पार्टी ने ये बेच दिया दूसरे को, इसने कंसिडरेशन अमाउंट 5,000 रुपए दिए और कहा कि भाई हम आपको अगली बार में 5,000 दे देंगे आपका, ठीक है। नाउ सी गोज टू कोर्ट कि मैंने 100 रुपए जब दे रखे थे तो इन्होंने दूसरे को क्यों बेचा, मैं देता पूरे पैसे। अभी जितना पीरियड इन्होंने कहा था वो पीरियड खत्म तो हुआ नहीं है, इतने में मैं पूरे पैसे दे देता। नाउ ए विल से कि लेकिन सर ऐसा है कि मेरा जो गुड्स है, वे जो गुड्स है वो 10,000 है, इसमें से 100 रुपए दिए थे। द अदर पार्टी माना उस पीरियड के दौरान ही, लेकिन द अदर पार्टी उसने मुझे हाफ द अमाउंट दिया टोटल टोटल का। तो मैं क्यों वेट करूं भाई, व्हाई शुड आई नॉट गो फॉर माय प्रॉफिट, मैं क्यों लॉस की तरफ जाऊंगा। जब तक ये पूरे पैसे देता उतने में तो इसका प्राइस और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एडिक्वेसी पिक्चर में आएगी, जहां पे कोर्ट का रोल आएगा तब आएगी एडिक्वेसी पिक्चर में, तब इसका काम आएगा। अब ये एडिक्वेसी कोर्ट का क्या कनेक्शन है, कोर्ट देखेगी इस एडिक्वेसी के बेसिस पे, एडिक्वेसी मतलब कि कंसिडरेशन कितना सफिशिएंट था, कंसिडरेशन की सफिशिएंसी के बेसिस पे कोर्ट अब डिसाइड करेगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था या नहीं था, ट्रांजैक्शन वैलिड था या नहीं था, या कहीं किसी तरीके के कंसेंट वैलिड था या नहीं था। ये सारी चीजें अब इसके बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी, कंसेंट का फ्री होना, ये सारी चीजें एडिक्वेसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। देखिए, लॉ डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन टू बी एडिक्वेट और इक्वल टू द प्रॉमिस। जरूरी नहीं है कि बराबर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Inadequacy of consideration does not make the contract void, ठीक है। inadequacy की वजह से कभी void नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कह सकता कि inadequate था इसलिए valid नहीं है, नहीं, but the court may use it as an evidence to determine if free consent was missing। ऐसा मैंने कहा, consent free था या नहीं और contract valid है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए एडिक्वेसी सिर्फ काम में आती है। तो एडिक्वेसी का काम पार्टीज को नहीं होता है, सिर्फ कोर्ट को होता है। पार्टीज सिर्फ वैलिडिटी देखेगी कि वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, कोई अनलॉफुल कंसिडरेशन है तो वो तो सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट पूरा पूरा वॉइड हो जाएगा। लेकिन एडिक्वेसी का कोई काम नहीं, एडिक्वेसी कुछ भी हो सकता है। देखिए लिखा भी है पेपर कॉन प्रिंसिपल, यू कैन लीगली सेल अ मैंशन फॉर ₹1 इफ यू चूज टू। आप पूरा का पूरा मैंशन 1 रुपए में बेच दो, कोई सवाल करने वाला नहीं है, वो आपकी मर्जी है। एडिक्वेसी का कोई काम ही नहीं है, वैलिडिटी काम है। पर हाँ यही है कि अब अगर ये 1 रुपए भी अनलॉफुल तरीके से कुछ, कोई ये 1 रुपए भी नहीं देगा या कोई अनलॉफुल कंसिडरेशन दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 रुपए दिए गए या मान लीजिए पेंशन के लिए आपको 1 करोड़ ही दिए गए, ठीक है, लेकिन ये पैसे जो है ये किसी किडनैपिंग के पैसे हैं, किसी को किडनैप करके जो आपको रैंसम मिला ये वही अमाउंट है। तो ये द पार्टी माइट नॉट नो कि भाई कैसा क्या है, पैसा कहां से है, लेकिन ये पैसे रैंसम अमाउंट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे ये क्वेश्चन करेगा, एडिक्वेसी नहीं, ठीक है। लॉफुलनेस, अब आते हैं ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ तक सारे एसेंशियल्स अब हमारे कंप्लीट हो गए। शुरू से अगर हम देखें हमने कितनी चीजें डिस्कस की हैं अभी तक, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स, ये सारी चीजें पढ़ी, फिर हम एक एक करके सारे एसेंशियल्स हमने कंप्लीट किए। सबसे पहले हमने पार्टीज देखा, 2 पार्टी होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। इसके बाद प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, फिर कंसिडरेशन देखा, फिर उसके बाद इंटेंशन देखा, इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंसेंट, कॉम्पिटेंसी, ये सारी चीजें एक एक करके देखी। इसके साथ ही वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एसेंशियल्स। ये पूरा अभी तक जितना था सेक्शन 25 तक पूरा, ये पूरा का पूरा एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर रहा था डिटेल में। अब यहां से वो टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे जो कि है वॉइड अग्रीमेंट्स। वॉइड अग्रीमेंट्स है, आप देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, दोनों में अंतर क्या है मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था। 2 टर्म होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड अग्रीमेंट्स, क्या होता है डिफरेंस। डिफरेंस दोनों में ये है कि क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया, ये एक बिफोर स्टेज पे ही
इसके एसेंशियल्स नहीं फुलफिल होने की वजह से ये एक बिफोर स्टेज पे ही एसेंशियल्स नहीं फुलफिल होने की वजह से एक बिफोर स्टेज पे ही, ठीक है, ये पहले ही वॉइड हो गया, मतलब ये एसेंशियल्स ही नहीं पूरे हुए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ठीक है, ये है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़े थे कि ये इनिशियली वैलिड है बट सब्सिक्वेंटली वॉइड। कुछ ऐसा हो गया, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसकी वजह से ये वॉइड हो गया। इनिशियली एब्सोल्युटली वैलिड था ये, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट जहां सबसे मेजर डिफरेंस आता है, अगर ये क्लियर है माइंड में कि कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट के बीच का डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट के पहले का स्टेज है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में जब कंसिडरेशन जुड़ेगा तभी वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। इन्फोर्सिबिलिटी के साथ, ऑफ कोर्स इन्फोर्सिबिलिटी कहाँ आई? यही सारे अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी ये सब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी है क्या? वो कंडीशंस जो उसको इन्फोर्सिबल बनाएंगे। तो हमने जितना पढ़ा कि भाई कोर्जन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए, ये सारी कंडीशंस ही तो हैं। इंसैनिटी नहीं होनी चाहिए, ये सब कंडीशंस ही हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये वो कंडीशंस हैं जो एनफोर्सिबिलिटी लेके आते हैं, ठीक है। अगर कॉम्पिटेंसी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कॉम्पिटेंसी ही नहीं है पार्टीज की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएंगे, वो वॉइड हो गए एब्सोल्युटली। लेकिन अगर कंसेंट फ्री नहीं है, कंसेंट है कंसेंट फ्री नहीं है, तो वॉइडेबल होगा। डिफरेंस है यहाँ पे, ये दीज आर वेरी स्मॉल पॉइंट्स, लेट अस जस्ट डिस्कस ऑल ऑफ दीज। इसके पहले कि हम ये शुरू करें, दो तीन चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस अग्रीमेंट। क्विकली इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस अग्रीमेंट, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में क्या होता है भाई? इसके पहले का स्टेज है अग्रीमेंट में, जब कंसिडरेशन जुड़ गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अब उसके साथ आती है लीगल एनफोर्सिबिलिटी। अग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कंसिडरेशन जब आ गया, ये अगर हम ए लिख रहे हैं इसका सिंपली मतलब है पी प्लस ए, मतलब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ये है। यहाँ हो गया कंसिडरेशन, ये हो गया, तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और एक और चीज हमने क्या देखी थी कि अग्रीमेंट में जब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी जुड़ेगी तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। ये लीगल इन्फोर्सिबिलिटी क्या कहां से आ रही थी? कंडीशंस जो है कहाँ दिए हुए हैं? ये कंडीशंस सेक्शन 11 से दे रखे हैं, कहां तक में? पूरा 25 तक में मिला जुला के दिया हुआ है, पूरा 11 से लेके 25 तक में पूरा, ठीक है। ब्रॉडली अगर देखेंगे, चलिए कंसिडरेशन को हटा देते हैं, ये कंसिडरेशन में आ जाएगा, तो लिख देती हूँ कंसिडरेशन में 23 से 25, 23 24 25, ये 11 से लेके 22 तक, जिसमें हमने मिस्टेक तक पढ़ा था, ठीक है, यूनिलेटरल बाइलेटरल मिस्टेक, ये हो गया। अब कंडीशंस जो है, ये कंडीशंस क्या हो गए? यही सब है, कॉम्पिटेंसी और कंडीशंस को अगर कैटेगराइज करें, ये है कॉम्पिटेंसी, यही तो है, और कंसेंट। अगर कॉम्पिटेंसी नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये सीधे वॉइड हो जाएगा, ये सीधे वॉइड हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है बिल्कुल, जैसे हम पढ़ते हैं माइनर के साथ, ये हो गया। लेकिन और कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल होगा, है। अच्छा, वॉइड कह रहे हैं, वॉइड मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं या वॉइड अग्रीमेंट्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वॉइड अग्रीमेंट्स कह रहे हैं। वॉइड मतलब वॉइड अग्रीमेंट्स, एसेंशियल ही नहीं फुलफिल कर रहा है वो, तो ये वॉइड हो गया, वॉइड अग्रीमेंट्स हो गए ये शुरू से। वॉइड एब इनिशियो जिनको कहते हैं, वॉइड
एब इनिशियो, शुरू से वॉइड अग्रीमेंट्स, और ये हो गया वॉइडेबल, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि रिसेंट का या अफर्म का ऑप्शन होता है। ये हो गया, ये हो गया बेसिक। अब आते हैं इस पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट। अब वॉइड अग्रीमेंट अभी हमने देखा कि भाई क्या है, वॉइड अग्रीमेंट इसलिए है क्योंकि इधर में क्या हमने पढ़ा था कि कॉम्पिटेंसी नहीं आएगी, ठीक है, इसलिए। इसके अलावा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए थे, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि वैलिड है, शुरू में एब्सोल्युटली वैलिड है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ, ऑब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ, या जो प्रोमिसर था उसी के साथ कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड दैट रेंडर्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल हो गया, उसे हम कह रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक तो हमने पहले देखा कि भाई कॉम्पिटेंसी नहीं होने पे वॉइड हो जा रहे, वॉइड अग्रीमेंट्स हो गए, ठीक है। दूसरा, जब हम यहाँ बात करते हैं इनके अंदर 26 से 30 के अंदर, सेक्शन 26 से 30 स्पेसिफिकली कुछ ऐसे केसेस सर्कमस्टेंसेस की बात करता है जहां पे अग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड होंगे, नल एंड वॉइड, मतलब वॉइड एब इनिशियो ही होंगे, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसे जब हम पढ़ रहे थे कि अग्रीमेंट्स स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, ये हमने पढ़ा था, तो ये यही सारे कंडीशंस हो जाएंगे। अब एक एक करके इन सेक्शन को देखते हैं। सेक्शन 26, अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज ये है, ये सेक्शन बस इतना से कह रहा है कि भाई किसी को शादी करने से रोकने के लिए किया गया कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अग्रीमेंट है, किसी को शादी करने से रोकने के लिए, कोई भी मेजर, किसी भी मेजर को शादी करने से रोकने के लिए, भाई आप शादी करने से किसी को कैसे रोक लोगे, इट्स अ फंडामेंटल थिंग, नो, सब करते हैं। सो किसी को, ये इसके फंडामेंटल राइट का, भाई हमने पढ़ा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप सबने पढ़ा होगा ऑलरेडी कि भाई क्या है, ये आपकी फंडामेंटल राइट्स में है, राइट टू मैरी, आर्टिकल 21 में। तो भाई आप किसी के फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं कर सकते। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई अगर एग्रीमेंट बना रहा है आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच करते हुए कि आप शादी ही नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वो ऐसे मेजर के साथ ऐसा कोई भी एग्रीमेंट बनता है तो वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा है प्रोटेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो वही भाई उसकी मर्जी है, वो करना, शादी करना नहीं करना, अदर देन अ माइनर, ठीक है। एनी पर्सन, ऐसा करते हैं, एनी पर्सन अदर देन अ माइनर, मतलब कौन हुआ, मेजर, ठीक है। इसका और मतलब क्या हुआ, इसका और मतलब ये हुआ कि इसके एक्सेप्शंस कौन है, इसके एक्सेप्शंस में कौन आएंगे, माइनर्स, मतलब माइनर की शादी को रोकने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है, माइनर की शादी को रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट है तो वो वैलिड है। सेक्शन से तो यही समझ में आ रहा है कि एनी पर्सन अदर देन अ माइनर, मतलब मेजर हो गए सारे, अदर देन माइनर है तो इसका मतलब ये, पहला तो मतलब ये हो गया कि सारे मेजर की बात कर रहे हैं, दूसरा मतलब ये हुआ कि माइनर के केस में अगर ऐसा अग्रीमेंट हो रहा है तो वो वैलिड है, यही हुआ। अब देखिए इसमें क्या है कि रिस्ट्रेंट की बात पूरी तरीके से करता है ये पूरा सेक्शन जो है ये रिस्ट्रेंट की बात करता है, वही कि दोनों तरीके के रिस्ट्रेंट की, रिस्ट्रेंट की बात करता है, मतलब दोनों तरीके, रिस्ट्रेंट दो तरीके का हो सकता है, टोटल हो सकता है, पार्शियल हो सकता है, होल और पार्शियल। होल मतलब आप कभी किसी से शादी करोगे ही नहीं, वो तो वॉइड हो गया, ठीक है। पार्शियल का क्या, पार्शियल जैसे किसी पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर क्लास या रिलीजन में या स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ये क्या है, इस केस में भी यहाँ तो क्लियरली है कि भाई ये तो वॉइड है ही है। इस केस में क्या, यहाँ तो भाई अगर देखा जाए तो इसको सिर्फ किसी एक इंसान से मना किया गया है, आप बाकी दुनिया में किसी से करो, लेकिन यहाँ पे भी ये वॉइड होगा,
यहाँ पे भी वैलिड नहीं है। उसके पीछे का रीजन है, इंडियन लॉ इसको भी वर्ड मानता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, आप हमारा फंडामेंटल राइट कैसे एग्रीमेंट करके छीन लोगे? सिंपल सी चीज है ना कि भाई इट्स अ फंडामेंटल राइट गिवन टू अस बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप हमारे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन से आगे बढ़ के कैसे रोक लोगे? इसीलिए अनलाइक इंग्लिश लॉ, ठीक है, इंडियन लॉ ट्रीट्स बोथ, चाहे वो पार्शियल हो या टोटल हो, दोनों एज वॉइड, वॉइड हो गया दोनों के केस में। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन देखिए क्या है, माइनर, माइनर के केस में वॉइड नहीं है, ठीक है। मतलब अगर किसी माइनर की शादी को रुकवाने के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वो सही है, वो गलत नहीं है। देखिए केस दिया हुआ है राव रानी वर्सेस गुलाब रानी, और तो बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं है लेकिन देख सकते हैं। कोर्ट हेल्ड दैट दिस वाज नॉट अ रिस्ट्रेंट, इसमें क्या है, टू विडोज अग्रीड दैट इफ वन रीमैरिड, ठीक है, she would forfeit her share in the deceased husband's property, ठीक है। भाई अगर तुमने शादी कर लिया तो भाई she would forfeit her share, two widows agree that if one remarried, एक की शादी हो गई, then she would forfeit her share in the deceased husband's property, वो अपने husband की प्रॉपर्टी में से शेयर छोड़ देंगे। The court held this was not a restraint on marriage, भाई ये इसको restraint नहीं है, ठीक है, आप शादी करना है करो, ये restraint थोड़े है। It was a condition on the enjoyment of property। कहा क्या, फैक्ट तो यही है ना, फैक्ट्स में ये सुना है कि भाई फैक्ट्स यही कह रहे हैं कि दो वीडियो जिनसे कहा कि अगर जिसकी शादी हो गई तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से राइट छोड़ देगी, शेयर छोड़ देगी। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे थोड़े, ये कंपल्शन थोड़े हुआ, ये रिस्ट्रेंट थोड़े क्या शादी करो, नहीं अगर करते हो तो छोड़ दोगे, तो ये तो प्रॉपर्टी में शेयर की बात हो गई, ये कंडीशन हो गया जैसे एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पे है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं किया गया, रिस्ट्रेंट नहीं किया गया, यहाँ पे रिस्ट्रेंट नहीं है कि आप नहीं, यू कैन नॉट मैरी। सेक्शन 27 अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगेन फिर से आर्टिकल 21 एंड 19, दोनों दोनों आता है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे भी तो है, 21 तो है ही है, 19 में भी तो दी हुई है ये चीज, 19 में भी दिया हुआ है। तो ये 19 और 21 दोनों केस में है। तो अगर किसी को कोई प्रोफेशन करने से रोकने के लिए, एवरी अग्रीमेंट, ठीक है, करने के लिए रोका जाता है, कोई भी लॉफुल प्रोफेशन, कोई भी काम जो कि लॉफुल है, अनलॉफुल नहीं, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट बनाया जाता है जो किसी इंसान को कोई लॉफुल काम करने से रोकता है, तो वो वॉइड हो जाएगा। जैसे देखिए क्या कह रहा है, एवरी अग्रीमेंट बाय विच एनी पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ठीक है, ट्रेड और बिजनेस, इट इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड। अगर किसी भी कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिससे किसी भी इंसान को कोई लॉफुल प्रोफेशन करने से रोका जा रहा है, ठीक है, लॉफुल अनलॉफुल की बात हो रही है, अनलॉफुल कर रहे हैं तो नहीं। अब जैसे आपको पता है कि भाई स्मगल करना मना है, अनलॉफुल है, ठीक है, अनलॉफुल है, वो प्रोहिबिटेड है, आप अगर वही कर रहे हो, आप कर ही अनलॉफुल रहे हो, तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए अगर कोई आपके साथ अग्रीमेंट बनाता है, दैट इज नॉट वॉइड, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एन एब्सोल्युटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कोई लॉफुल काम है, आप स्मगल नहीं कर रहे हो पर कोई और चीजों में डील करते हो, ठीक है, समथिंग विच इज लाइक टेक्सटाइल और स्टेशनरी और एनीथिंग, तो वो करने से अगर रोकने के लिए किया जाता है, देन द अग्रीमेंट टू दैट एक्सटेंट, जिसमें वो बातें कर रहा है ऐसे रिस्ट्रेंट की, उतना पूरा हिस्सा, टू दैट एक्सटेंट मतलब वहां तक, उसके स्कोप की भी बात कर रहा है, टू दैट एक्सटेंट, उस हिस्से को पूरा पूरा वो हिस्सा जितना है उस अग्रीमेंट का, वो पूरा वॉइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा है टू दैट एक्सटेंट प्रिंसिपल, क्या है ये,
only the portion of the agreement that can restrain the trade is void, the rest is valid. भाई जितना हिस्सा जो रिस्ट्रेन कर रहा है अग्रीमेंट में, हो सकता है और भी चीजें हो, या मान लीजिए एक अग्रीमेंट में दो प्रोफेशंस की बात की गई हो, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, वैसे ही दो दो चीजों की बात की गई हो, उसमें एक जो है, एक ऑब्जेक्ट ये है कि भाई किसी प्रोफेशन से किसी को रोकना, ठीक है, कोई काम करने से रोकना जो कि लॉफुल काम है, तो उस एक्सटेंट का वो हिस्सा जो है वो वॉइड हो जाएगा, बाकी का रिमेनिंग फोर्स जैसे कि वो होता, मतलब बाकी का बिल्कुल ठीक रहेगा, उतना हिस्सा वॉइड हो जाएगा, बाकी का वैलिड रहेगा। अब केस इसका देखिए, मधुप चंदन वर्सेस राजकुमार। इसमें क्या है, टू राइवल शॉपकीपर्स इन कोलकाता अग्रीड दैट वन वुड क्लोज हिज बिजनेस इन एक्सचेंज फॉर अ सम ऑफ मनी, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा भाई, कोर्ट हेल्ड द एग्रीमेंट वॉइड। क्यों? कोर्ट ने कहा द वर्ड्स रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग डू नॉट इम्प्लाई एन एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन नहीं है रिस्ट्रेंट का मतलब, even a partial or location specific restriction is hit by section 27, ठीक है, ये केस इसका। देखिए ये दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात करता है, भाई क्लियर करता है पार्शियल और टोटल, जैसे हमने मैरिज के केस में देखा, वैसे ही इसमें टोटल और पार्शियल रिस्ट्रेन्स हो सकते हैं। तो ये केस बात करता है कि भाई पार्शियल भी क्या वॉइड होगा या नहीं होगा, क्या है उस चीज के बारे में बात करता है। तो इस केस में ही कोर्ट ने कहा कि पार्शियल रिस्ट्रेन्स आर वॉइड, partial restraints are void even if they seem reasonable for the partial for the parties involved। अगर partial restraint भी है, partial restraint भी है तो भी void होगा, चाहे वो कितना ही reasonable क्यों ना हो, no matter कुछ भी reasonable, कितना भी reasonable हो, लेकिन क्योंकि वो रिस्ट्रेंट लगा रहा है आपके प्रोफेशन पे या लॉफुल प्रोफेशन पे, इसलिए पार्शियली भी होते हुए भी वो void ही होगा, ठीक है। इसके अब आ जाते हैं सेक्शन 28 पे। ये सब बहुत छोटे छोटे सेक्शंस, देखिए इन सेक्शंस में 26 से लेके 30 तक में सिर्फ यही बताया गया है कि अग्रीमेंट्स कब कब जो है वो वॉइड होंगे, ठीक है। 26 में हमने देखा मैरिज, 27 में हमने देखा लॉफुल प्रोफेशन, 28 में देखिए लीगल प्रोसीडिंग। अब क्यों, ये भी तो है हमारे पास राइट, ये कौन सा है, ये आता है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशन का, भाई आपके पास राइट है कोर्ट में जाने का। तो वैसे ही ये कहता है कि भाई आपको लॉफुल प्रोसीडिंग करने से रोकने के लिए अगर कोई पार्शियल या टोटल कुछ भी, अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है तो वो वॉइड हो जाएगा टू दैट एक्सटेंट। एन अग्रीमेंट दैट रेस्ट्रिक्ट्स अ पार्टी एब्सोल्युटली, ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन अगर लगाता है फ्रॉम इन्फोर्सिंग देयर राइट्स। अब कैसे कैसे करेंगे ये भी हम आगे देखेंगे, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन कैसे कैसे लगाए जाते हैं अग्रीमेंट्स में, ये सेक्शन ये भी बताता है किन तरीकों से। तो अगर रोकने के लिए ऐसा अग्रीमेंट बनाया जाता है तो वो अग्रीमेंट उतने एक्सटेंट तक, उतने दूरी का वो पार्ट जो है उसका, वो पार्ट, वो स्कोप इसमें भी बता रहा है, वो स्कोप, वो जो पार्ट है, पोर्शन ऑफ द अग्रीमेंट, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्कोप इसका क्या है, इट डिस्क्लेम्स कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस दैट प्रिवेंट, डिस्क्लेम्स कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस दैट मतलब ऐसे क्लॉजेस को ये निगेट करता है, ऐसा क्लॉज को इनवैलिडेट करता है, कौन से क्लॉजेस, दैट प्रिवेंट पार्टीज फ्रॉम असर्टिंग राइट्स बाय जुडिशियल इंटरवेंशन। भाई आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट जाने से रोकने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे क्लॉजेस हैं। अच्छा, जब हम यहाँ पे कोर्ट की बात कर रहे हैं तो क्या हम कोई और मोड ऑफ इसको भी ले रहे हैं, जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी हुई है कि हम हमारे बीच के दो दो कंपनीज के बीच से अगर कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि हम हमारे बीच के जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करेंगे, तो क्या ये फिर इनवैलिड हो गया इस सेक्शन के हिसाब से, कि जुडिशियल इंटरवेंशन की बात तो की नहीं गई। तो आंसर इज नो। क्यों?
क्योंकि ये लिखा है कि जुडिशियल, क्योंकि आर्बिट्रेशन से करेंगे, लेकिन ये नहीं लिखा है भाई कि किसी पार्टी का जो है वो राइट्स खत्म हो गया है। ऐसा कोई अगर प्रोविजन है वो जो है वो सीधे सीधे इनवैलिडेट हो जाएगा। या पीरियड, बल्कि उसमें इनफैक्ट एक रास्ता बनाएंगे, ठीक है हम कोर्ट से नहीं जाएंगे, हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। वो है तो दिया तो मीडियम, लिखा क्या है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन, मतलब ना कोर्ट जा सकते ना आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, मतलब रेजोल्यूशन का कोई प्रोसीजर नहीं दिया है। या टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दिया कि भाई ब्रीच होने के बाद मान लीजिए आप अगर 10 दिन में नहीं करते हो तो आपके राइट्स जो है वो वेव ऑफ हो जाएंगे, एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। तो इन सारे केसेस में ये ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस अगर हैं तो ये सेक्शन उसको पूरा कंप्लीटली निगेट करता है, डिस्क्लेम करता है उसको। देखिए अब सेक्शन 28 में दिया हुआ है, जैसे मैंने कहा कि भाई कुछ कैटेगरी दे रखी है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन क्योंकि टर्म यूज कर रहा है, तो भाई इसका मतलब क्या है, इसको पूरा इस सेक्शन ने एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें 3 कैटेगरी में रिस्ट्रेंट्स को कवर किया गया है। पहला, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ऑन एनफोर्सिंग राइट्स, कैसे, agreements that totally bar a party from asserting their contractual rights in a court, ठीक, जो कंप्लीटली आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, ऐसा अगर एब्सोल्युटली, और कोर्ट का मतलब सिर्फ कोर्ट नहीं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट सबकी बात की जा रही है, ठीक है। तो टोटली बार, क्योंकि टोटली बार किया जा रहा है, टोटली बार है तो एक या तो वो हो गया, या पीरियड लिमिट कर दे, टाइम लिमिट कर दे कि भाई इतना समय में अगर नहीं किए तो आपके राइट्स जो है वो वेव ऑफ हो जाएंगे। कैसे, देखिए क्लॉजेस जैसे हमने डिस्कस किया अभी प्रीवियस सेक्शन में कि लिमिटेशन एक्ट प्रिस्क्राइब करता है टाइम कि भाई आपके पास इतने ऑफेंस के लिए, इस तरीके के ऑफेंस के लिए इतना आपके पास टाइम है जब आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें ऐसे क्लॉजेस दिए हुए हैं जिसमें लिमिटेशन पीरियड से शॉर्टर पीरियड दे रखे हैं, जब आप अपने राइट का एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब जैसे अगर लिमिटेशन पीरियड फॉर एग्जांपल पीरियड दे रखा है 6 महीने की जब आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो कहता है कि आप सिर्फ 3 महीने के अंदर जा सकते हो, तो आपका पीरियड हाफ हो गया, बिल्कुल हाफ हो गया। वैसे कोई भी पार्ट को, वैसे क्लॉजेस को, कॉन्ट्रैक्ट उन क्लॉजेस को सीधे सीधे डिस्क्लेम कर देगा, निगेट कर देगा, इनवैलिडेट कर देगा ये सेक्शन, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है, एक्सटिंग्विशिंग राइट्स और डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी, clauses that automatically waive a party's rights or relieve a party of liability after a certain period, effectively blocking legal action। जैसा आपने अभी देखा कि भाई समय खत्म हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, एक समय प्रिस्क्राइब किया कि उसके बाद आपके राइट्स सारे खत्म हो जाएंगे, राइट्स एब्सोल्युटली अब चाहे कुछ भी हो जाए आप नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट, एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट की जब बात, इसीलिए एब्सोल्युटली टर्म को बहुत एम्फेसिस करने का है और वो सेक्शन में दे रखा है। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है कंप्लीटली हर तरीके से रास्ते बंद करके, ना आप कोर्ट जा सकते हो, ना आपके पास कोई रास्ता है, ना आपके पास टाइम बचा है, लिमिटेशन पीरियड था वो भी कम कर दिया, इसके बाद आपके सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे। जब ऐसा कोई भी क्लॉज अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो क्लॉजेस, क्योंकि टू दैट एक्सटेंट लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट को हम कंप्लीटली निगेट नहीं कर रहे हैं, इनवैलिडेट नहीं कर रहे हैं, उन क्लॉजेस को, वैसे क्लॉजेस जो हैं उन क्लॉजेस को इनवैलिडेट कर दिया जाएगा, वो वॉइड हो जाएंगे। और ऐसे वो इनवैलिडेट है, और वैसे अग्रीमेंट्स जो हैं इन्हें हम वॉइड अग्रीमेंट्स कहते हैं, ठीक है। देखिए कोलर वर्सेस कोरिंगा ऑयल कंपनी लिमिटेड, इस केस में भी क्या हुआ, इस केस में भी established that section 28, इसमें भी होल या पार्शियल रिस्ट्रिक्शन की बात की गई थी। तो सेक्शन 28 अप्लाइज टू अग्रीमेंट दैट ईदर होली और पार्शियली, या तो पूरा या आधा, दोनों तरीके से, होली और पार्शियली एक्सक्लूड द राइट्स ऑफ पार्टीज टू सीक रिड्रेसल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। या तो पूरी तरीके से रिस्ट्रेंट लगा या आधा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं, क्योंकि सेक्शन में एब्सोल्यूट बार की बात की गई है। तो इस केस ने क्लियर किया कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम अभी तक पार्शियल रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो क्या पार्शियल रिस्ट्रेंट को भी मानेंगे हम, हालांकि पार्शियल को एक्सप्लेन नहीं किया कि पार्शियल का क्या मतलब है, लेकिन इस केस ने ये जरूर बताया कि हाँ पार्शियल में भी एप्लीकेबल हो जाएगा, टोटल हो या पार्शियल हो, रिस्ट्रिक्शन किसी तरीके का हो, अगर रिस्ट्रेंट लगाया जा रहा है आपके लीगल राइट्स पे, आपके लीगल प्रोसीड करने के राइट्स पे, लीगली प्रोसीड करने के राइट्स पे, तो ये सेक्शन एप्लीकेशन में आएगा, अग्रीमेंट्स वॉइड हो जाएंगे।
देखिए, अभी 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 बात कर रहे थे हम आर्बिट्रेशन की, वही लिखा है कि वाइल सेक्शन 28 इज स्ट्रिक्ट इट डज नॉट बार। सिर्फ बात कर रहा है किस चीज के बारे में, कोर्ट ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ लिखा है, लेकिन इसमें ये सारी चीजें नहीं मेंशन की गई है कि भाई आप आर्बिट्रेशन से नहीं जा सकते, कैसे भी नहीं जा सकते, ये चीजें नहीं लिखी हुई है, ठीक है। सेक्शन 29, अब 29 क्या है, देखिए, अनसर्टेनिटी की वजह से अग्रीमेंट जो है वो वॉइड होंगे। जैसे हमने बहुत पहले, सबसे पहले ये चीजें डिस्कस की थी भाई, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों के लिए कि बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी की बहुत जरूरत है, बिल्कुल क्लियरर टर्म्स में लिखा हुआ हो कि भाई क्या है, जो भी चीजें हैं, जो भी टर्म्स है, जो भी क्लॉजेस है, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर टर्म्स में होनी चाहिए। तो जहां भी अगर सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, सर्टेनिटी नहीं का क्या मतलब है, मतलब वर्ड्स की मीनिंग क्लियर नहीं है, या मल्टीपल मीनिंग्स हैं, या किसी भी तरीके का उन टर्म्स की वजह से कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ऐसा कुछ भी अगर है, कुछ भी ऐसा, तो वो अग्रीमेंट्स क्या है, वो वॉइड हो जाएंगे। ऐसे अग्रीमेंट्स जिनका की मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि उनके वर्ड्स क्लियर नहीं है, या तो वर्ड्स सर्टेन नहीं है कहना क्या चाह रहे हैं, या वर्ड्स का मल्टीपल मीनिंग्स आ रहा है, या वर्ड्स का कोई मीनिंग क्लियरली नहीं आ रही है। अगर ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो कि क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है, सर्टेन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, वो वॉइड हो जाएंगे। To ensure that every contract has a definite meaning so that parties know exactly what they are agreeing to, इसीलिए कि भाई आप करने जा रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि किस चीज में अग्रीमेंट, किस चीज का अग्रीमेंट करने जा रहे हो। इसीलिए ये प्रोविजन बनाया गया कि भाई देयर हैज टू बी वेरी मच क्लैरिटी, वेरी क्लैरिटी, वेरी क्लियरली आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें, डेफिनेटली एकदम कि इसका मीनिंग क्या आ रहा है, सर्टेनेबल होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, अग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे हो सकता है, लिखा हुआ है कंसेंसस एड इडम, ठीक है भाई, अब जो कंसेंट है वही क्लियर नहीं है, टर्म्स आर वेग, देन देयर इज नो रियल अग्रीमेंट। किस चीज के बारे में है, कैसे है, सब्जेक्ट मैटर को लेके देखिए, प्राइस को लेके, या जो भी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सब में किसी तरीके का ऐसा टर्म्स है जो कि क्लैरिटी जिससे नहीं आ रही है, जो कि वेगनेस है, अगर सिर्फ लिख रखा है कि हाँ, मतलब बहुत ही वेग टर्म्स में ब्लंटली लिखा हुआ है, डेफिनेट मीनिंग्स असर्टेन नहीं हो पा रहा है, तो वैसे अग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड हो जाएंगे। अब देखिए, क्या इस अनसर्टेनिटी को दूर कर सकते, जैसे अभी तक तो हम देख रहे कि टू दैट एक्सटेंट कि भाई उतना ही जो है वो क्लॉसेस जो है वो उसको निगेट कर देंगे, ठीक है, वॉइड है, वॉइड एग्रीमेंट है, लेकिन उसको हम निगेट कर देंगे, वो तो एब्सोल्युटली इनवैलिडेट हो गया। अब क्या है भाई, यहाँ पे अगर वॉइड तो है ये, ठीक है, मीनिंग क्योंकि आ ही नहीं रही है, तो आप किस चीज के बारे में कर रहे हो अग्रीमेंट, यही नहीं पता चलेगा, क्लियर नहीं है, तो वॉइड तो है, लेकिन अगर इस अनसर्टेनिटी को रिमूव किया जा सके, अगर ऐसा पॉसिबल है कि इस अनसर्टेनिटी को आप रिमूव कर दो, तो इस केस में अग्रीमेंट वॉइड नहीं रहेगा, वैलिड हो जाता है। अगर उसको रिमूवल करना पॉसिबल है, उसको क्लियर कर सकते हैं कि डेफिनेट मीनिंग है, ऐसा कर सकते हैं किसी तरीके से, तो फिर उसको वैलिड, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तब वो वॉइड नहीं रहेगा। केसेस इसके। और अब एक लास्ट सेक्शन, वेजरिंग अग्रीमेंट्स। अब ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इसको एक सिंपली मैं बस बता देती हूँ कि वेजरिंग मतलब, वेजर होता है जिसको सट्टा कहते हैं, ठीक है, वो, तो उस पे बनाए गए, अब जैसे आप सबको पता है कि गैम्बलिंग, ठीक है, गैम्बलिंग जो हुआ वो इंडिया में इलीगल है, ठीक है, जुआ खेलना, तो ये सारी चीजें जैसे सट्टा लगाना, जुआ खेलना, ये सारा जो है ये सब इलीगल है। इन पे बेस्ड बनाए गए, इनके बेसिस पे मतलब कि अच्छा ठीक है, जुए के बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना, या सट्टे के बेसिस पे जो बना, इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट्स, ठीक है, और वेजरिंग अग्रीमेंट्स जो हैं वो वॉइड होते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया लगभग यहाँ तक, सेक्शन 30 तक, इसे हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करके कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे स्टार्ट करेंगे। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि भाई
कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दी गई, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसे कंडीशन पे बेस्ड है कि वो कंडीशन पूरी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, नहीं होगी तो नहीं पूरा होगा। कंटिंजेंट मतलब कंडीशनल, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नेक्स्ट क्लास में एक साथ डिस्कस करेंगे। आई होप कि अभी तक हमने जितना डिस्कस किया, आज हमने डिस्कशन इन डिटेल कंसिडरेशन पे पूरा किया, एक एक चीजें क्लियर करते हुए, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने सेक्शन 25 को पूरा समझा, डिटेल में समझा, एक एक उसके एक्सेप्शंस को, एक एक क्लॉजेस को समझा, उसके एक्सप्लेनेशंस को समझा, सारी चीजें समझी, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 26 से लेके 30 तक जो वॉइड अग्रीमेंट्स की बात करता है वो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने मैरिज के खिलाफ, मैरिज के रिस्ट्रेंट में जो अग्रीमेंट्स हैं वो देखा, फिर उसके बाद लॉफुल प्रोफेशन का देखा, फिर उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग का देखा, फिर उसके बाद अनसर्टेनिटी का देखा, ये चार देखा। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ इज वेजरिंग अग्रीमेंट, जो हमने अभी ब्रीफली डिस्कस कर लिया है, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग इट एट स्ट्रेच, इसे आराम से पूरा डिस्कस करेंगे कि वेजरिंग, हालांकि कॉन्सेप्ट वही है प्रिसाइसली जो मैंने अभी छोटे से में समझा दिया, पर इसके डेफिनेशंस के साथ, वेजरिंग को एग्जांपल्स के साथ समझते हुए अच्छे से डिस्कस करें, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को अभी तक चीजें समझ आ रही हैं, एंड कीप स्टडी, सी यू ऑल।